सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 27 ऑफ जनवरी 2022 और आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम बात करेंगे गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, देन वाइसरॉयस ऑफ इंडिया। तो ये सारे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, गवर्नर ऑफ बंगाल की सीरीज स्टार्ट होती है। सबसे पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था और इसके समय पे जो है बैटल ऑफ प्लासी 1757, ठीक है। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया था 1764, ठीक है। अब ये जो दोनों मैंने आपको बैटल्स बताए, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, ये क्यों लड़े गए थे और कहाँ लड़े गए थे? ये लड़े गए थे बंगाल के रीजन में। और ये कहाँ का गवर्नर था? बंगाल का था रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल उस समय का बंगाल की अगर बात करें, आज का जो बिहार वाला एरिया है और सम ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार और सम पार्ट ऑफ उड़ीसा और द होल पार्ट ऑफ बंगाल और बांग्लादेश वाला जो एरिया, सारा जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आता था, ठीक है। तो देखिए इस समय जो है इनकी शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री पढ़ने के लिए भी हम इसकी हिस्ट्री पे चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोग को। अगर आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है तो आप क्विट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके अंदर जानने की इच्छा है कि क्या हुआ कैसे हुआ तो देखिए वीडियो को और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए आपने इसका नाम तो सुना ही होगा, EIC, दिस मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी। कब फॉर्म हुई थी? 1600 में फॉर्म हो गई थी इंग्लैंड पे, ठीक है। अभी भारत नहीं आई थी, लंदन में फॉर्म हुई थी, ठीक है। सो 1608 में इन्होंने क्या है, भारत की तरफ रुख मोड़ा अपना। दे कम टू इंडिया और 1608 में ये फाइनली इंडिया पहुंच गए थे। अब ये क्यों आए थे? जस्ट ड्यू टू, सबको ही पता है, अब मैं क्या ही बताऊं इसके बारे में, तो ये कॉमन सी चीज़ है, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, ठीक है। बेसिकली यूरोपियन जो रीजन है वहाँ पे काफ़ी ठंडा होता है, बिकॉज इट इज़ नियर टू नॉर्थ पोल। अब वहाँ पे अगर ठंडा होता है तो यहाँ पे इंडिया पे और इंडिया के आसपास इंडोनेशिया और बाकी सारी जगहों पे जो कि इक्वेटर के जस्ट पास हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा वार्म एरिया है, अच्छी जगह है, एग्रीकल्चर अच्छी होती है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास कॉटन्स होते हैं, ठीक है। कॉटन यानी कि समझ रहे होंगे आप, कॉटन, अब मैं क्या इसको भी समझाऊँ। कॉटन हो गया, ब्लैक पेपर, ठीक है, काली मिर्च और कार्डमम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही अच्छी मात्रा में हुआ करती थी। तो इन चीज़ों के लिए जो है ये लोग यहाँ पे आते थे, इनका ट्रेड करते थे और वापस हमारे इंडिया, इंडोनेशिया, इधर वाली एरिया से जहाँ जहाँ पे इनका एग्रीकल्चर हुआ करता था, इनको वापस ये यूरोपियन कंट्रीज़ में लेके जाया करते थे। यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे कि आप ये देख रहे हैं, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस। और बेसिकली अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन की बात कर रहे हैं तो वो ये वाला रीजन है और ये डोमिनेंट था। यहीं की जो एक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई थी 1600 में। इसी के पास एकमात्र मोनोपोली थी, सिर्फ यही कंपनी जो है, सिर्फ इस वाली रीजन की, यूनाइटेड किंगडम की। वैसे तो बहुत सारी कंपनी थी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ही जानी जाती है, जैसे पुर्तगाल की अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, स्पेन की अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फ्रांस की अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और ये सारे जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है, वन बाय वन ये सब आए थे। सबसे पहले कंट्री आई थी पुर्तगाल, और पुर्तगालियों से पहले इटली का क्रिस्टोफर कोलंबस आया था 1492 में। वो सेल करते करते कहाँ पहुंच गया था? यहाँ से इसको इंडिया का रूट नहीं पता था, वो यहाँ नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन में पहुंच गया था और यहाँ पे इसने अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश की। इसने सोचा कि ये जो इंडिया है और यहाँ के लोगों को रेड इंडियंस का नाम दिया, ठीक है। सो ये था। चलिए मुद्दे से नहीं भटकते हैं और बात करते हैं अपने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो क्या काम था, ट्रेड का काम था। किस पे ट्रेड करते थे? कार्डमम, ब्लैक पेपर, कॉटन और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया में एबिडेंट क्वांटिटी में होती थी, ठीक है, प्रचुर मात्रा में होती थी, काफ़ी हद तक हुआ करती थी। और इसका जो है ट्रेड करते थे। और यहाँ से जो है अगर मान लीजिए कोई चीज़ें 5 रुपये में खरीद रहे हैं, उस समय के 5 रुपये बहुत होते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 5 रुपये में खरीदते हैं तो यहाँ यूरोप में जाके इसको 500 रुपये में बेचते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि ये कितना मुनाफा कमा रहे हैं? सीधा 5 into 100, दैट इज 100 गुना मुनाफा ज़्यादा कमा रहे हैं। ये भी नहीं कि 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, सीधा 100 गुना। तो इसलिए जो है इन पे एक अंदर से जो है काफ़ी लालच आ गया, तो इसलिए जो है ये आने लगे बार बार इंडिया पे,
ठीक है। तो इंडिया पे आने लगे तो ये रहा इंडिया के रास्ता जो है, यहाँ से भी आ सकते थे ऐसे करके, लेकिन ये वाला जो रास्ता था ये डोमिनेंट था किसके अंदर, अरेबियन कंट्रीज जो थी ये वाली, ठीक है, इनके अंदर ये डोमिनेंट था और यहाँ से आने नहीं देते थे। अगर जाते थे ये लोग अगर गलती से तो ये लोग लूट वूट लेते थे, ठीक है। इनका एक अलग माजरा था, वो कभी बाद वाली सीरीज में बता देंगे। लेकिन फिर इनको यहाँ से होके ब्रिटिशर्स को या जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है उनको अगर आना पड़ता था इंडिया, तो यहाँ से होके आती थी ऐसे करके। और आपने एक नाम सुना है केप ऑफ गुड होप, ठीक है। केप ऑफ जो गुड होप है अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये देखिए आप, जो ये है ना केप टाउन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये है केप ऑफ गुड होप। यहाँ पे आया करते थे, यहाँ पे रुका करते थे, ठीक है। और यहीं से जो है एक बार एक कोई इंडिया का रहने वाला था यहाँ पे, जो इंडिया का पता जानता था, तो उसने जो है जो यूरोपियन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो फर्स्ट टाइम आई थी, तो उसकी मदद से यहाँ पे कहाँ पहुँचाया, कैलीकट में, ठीक है। कैलीकट कहाँ पर है, ये आपके सदर्न पोर्शन में है, लेकिन ठीक है, ये समझ गए आप। तो ये इंडिया पे आए फाइनली, ठीक है, 1608 में। एक शिप आई थी, शिप में जो है 10, 12, 13, 15 लोग जितने भी आ सकते थे। छोटी छोटी शिप्स हुआ करती थी उस समय, आज की तरह नहीं हुआ करती थी, ठीक है। इलेक्ट्रिक शिप्स नहीं हुआ करती थी, चप्पू वाली होती थी शिप्स के, आप बोट बोल लो आप, ठीक है। तो ऐसी बोट बड़ी बड़ी, मतलब जो इसमें डूबने का डर भी रहता था, ऐसे कोई सेफ्टी मेजर्स तो थे नहीं, ठीक है। सो ओवरऑल जैसे तैसे जो है यूरोपियंस यहाँ पे पहुंच जाते हैं इंडिया पे, और यहाँ पे जो है इनको पता लगता है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे इनके टेस्ट में आती है, और ये देखते हैं हमारे वहाँ तो ये सारी चीज़ें होती नहीं है। तो ये चीज़ अपना दिमाग लगाते कि अगर यही हम यूरोप में जाएंगे और इनका जो है बिजनेस करेंगे वहाँ जाके, तो हमको काफ़ी अमाउंट में प्रॉफिट होएगा। तो ऐसे ही चलते चलते ये मैंने आपको एक हल्का सा बैकग्राउंड बता दिया, क्यों आए, कैसे आए, क्यों आए, किस पर्पज़ से आए, ट्रेड पर्पज़ से आए। तो धीरे धीरे देखिए मैंने आपको बताया था कि अदर यूरोपियन कंट्रीज भी आई थी यहाँ पे। तो इसको हम बोलते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, यानी कि भारत में यूरोपियन देशों का आगमन, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका जो है कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए और आप ना दिल से बोले सर फंडा क्लियर है। तो सबसे पहले जो यूरोपियन कंट्री थी, जैसे कि मैंने आपको बताई, 4 मेजर कंट्रीज आई थी इंडिया में ट्रेड करने के पर्पज से, क्योंकि इनको पता था कि ये बेनिफिशियरी बिजनेस है। ये देखिए ये है नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल के पास पे ये सारी कंट्रीज़ पड़ती हैं, इंग्लैंड ये सब, और यहाँ पे काफ़ी ठंडा होता है बेसिकली इस वाले रीजन पे। और यहाँ पे जो है मसाले वगैरह इनको मिल जाएं, वो भी सस्ते दामों में। तो और ये मसाले जो है फर्स्ट टाइम इन्होंने कभी चखे भी नहीं थे, क्योंकि ये इंडिया में आए नहीं थे, और इंडिया में आए नहीं थे तो मसाले वहाँ पहुँचे नहीं थे। तो जब फर्स्ट टाइम इनको टेस्ट लगा, मसालों का स्वाद लगा, काफ़ी अच्छा लगा खाने में। खाना वाना जो है ऐसे ही खाते थे बिना मसालों के, बिना नमक बिना मिर्ची के, ठीक है। नमक तो खैर हुआ ही करता, लेकिन जो है बाकी काली मिर्च ये सब इनका स्वाद ये नहीं जानते थे। तो वो बात अलग है अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। तो फर्स्ट यूरोपियन कंट्री थी वो थी पुर्तगाल, ठीक है, पोर्चुगल। इसकी कहानी क्या है चलिए जान लेते, कोई नहीं, एक ही वीडियो बनाएंगे, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, चाहे मेरा टाइम लगे, कोई इश्यू नहीं है उसमें। और पुर्तगाल का जो फर्स्ट सेलर था उसको बोलते हैं वास्को द गामा, ठीक है। दिन था 20 मई 1498। इस दिन जो है वास्को द गामा जो सेलर है, ठीक है, पुर्तगाल का, ये पहुंच जाता है कहाँ, कैलीकट, ठीक है। कैलीकट का राजा कौन होता है, किंग जैमोरिन, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि ये जो है यहाँ से चल के आया ऐसे 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 करके यहाँ पे केप ऑफ गुड होप पे पहुंचा। यहाँ पे एक बंदा था जिसने इस वास्को द गामा की हेल्प की, और इसको जो है यहाँ से लेके गया कहाँ, इधर से लेके इधर ऐसे ऐसे लेके गया इधर कैलीकट पे, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ कि वो बंदा कौन था जो वास्को द गामा को कैलीकट तक पहुँचाया जिसने, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, टास्क है आपका। सो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या कहते हैं कि वास्को द गामा जब 1498 में कैलीकट में लैंड हुआ था, ठीक है। तो ये देखिए ये कैलीकट, और जब ये लैंड हुआ था तो ये आज के जो प्रेजेंट डे है ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। और यहाँ पे ये लैंड हुआ था बिल्कुल सी के का पास है करीबन, ठीक है, वेस्ट साउथ वेस्ट साइड पे। अगर यहाँ से मैं आपको करीबन दिखाऊं तो यहाँ इस साइड पे कहीं है। सो आई होप कि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो ही गई होगी कि फर्स्ट जो है यूरोपियन कंट्रीज थी जो इंडिया में आई थी वो पुर्तगाल थी, ठीक है। और पुर्तगाल का कौन सा सेलर आया था, वास्को द गामा।
ठीक है। कब आया था? 1498 में आया था। ठीक है। किसके पास आया था? कैलिकट का जो राजा था किंग जैमोरिन के पास आया था। ठीक है। फिर यहाँ पे आके इसने जो कुछ भी किया होगा लैंड वेंड के लिए, जो कुछ भी इसने रिक्वेस्ट की होगी, प्ली मांगी होगी, दरख्वास्त की होगी राजा से, ठीक है। और इसके लिए ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह लेके आया था यहाँ पे। ठीक है। तो मैं आपको एक पिक दिखा देता हूँ गिफ्ट वाली। देखिए, जब ये इंडिया में पहुंच गया था किंग जैमोरिन के पास पे, तो इसने जो है किंग जैमोरिन से रिक्वेस्ट की थोड़ा सा एक ज़मीन के लिए। ठीक है। गिफ्ट वगैरह दे के इसको खुश कर दिया, और जो है किंग जैमोरिन ने 1498 में इसको ये थोड़ा एक ज़मीन का टुकड़ा इसको गिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे इसने अपने रहने के लिए एक घर बनाया, ठीक है, उसी ज़मीन पे, ठीक है, जिसे आप फैक्ट्री नाम से जानते हैं। ठीक है। आया, घर बनाया, और यहीं से जो है इंडिया से स्पाइसेस वगैरह उठाता था। ठीक है। और इनको जो है अपने इस घर में कलेक्ट कर देता था। फिर उसके बाद इसको टाइम मिलता था तो वापस बैक टू यूरोप जाता था, वहाँ बेच देता था। तो ये सिलसिला था। ऐसे ऐसे करके भनक लग गई, ठीक है, अदर यूरोपियन कंट्रीज़ को कि इंडिया में जो है ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं और काफ़ी सस्ते दामों में मिलती हैं, वही 5 का 500 वाला, तो काफ़ी मुनाफा है, तो चलते हैं चलो। ठीक है। तो उसके बाद जो सेकेंड कंट्री आती है, ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं सेकंड कंट्री आने से पहले कि 1500 जो है ये घर उसका तैयार हो जाता है 1500 AD में। ठीक है। अब ये क्या करता है, घर के आसपास जो है थोड़ा सा, क्योंकि ये एज अ टूरिस्ट, एज अ गेस्ट आया होता है, तो किंग जैमोरिन तो इसको रहने के लिए जगह देता है। ठीक है। लेकिन अब ये अपनी मनमानी करने लगता है जो किंग जैमोरिन को पसंद नहीं आती। तो 1501 यानी कि जो है 1525 में 15 यानी कि 25 साल बाद जो है किंग जैमोरिन इसको देखता है, इसके हाव देखता है, ठीक नहीं लगता है बंदा, तो इसकी जो है यहाँ से कोचिन से कोचिन से नहीं, कैलिकट से, कैलिकट आप गोवा आपने देखा है, गोवा के आसपास वाला एरिया समझ लीजिए। ठीक है। वहाँ पे जो है ये अपना ऐसे एस्टेब्लिश करता है। तो 1525 में किंग जैमोरिन इससे परेशान हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, और इसको इसका जो घर है तोड़ देता है। आप ये समझ लीजिए। ठीक है। उसके बाद जो है, और वही 1501 में ही जो है ये अपना जो है एक्सपेंशन करने लग जाता है। यही बात जो है कहाँ पे करता है, कोचिन में जाता है। कोचिन में जो है अपना एक घर बना देता है जिसे आप फैक्ट्री नाम से जानते हैं। तो ये बात जो है जैमोरिन को पता लग जाती है। कब लगती है? 1525 में लगती है। देखिए कितना छुपा रुस्तम है। ठीक है। और तब तक इसे पता ही भनक ही नहीं लगती है जैमोरिन को, कितना बेवकूफ़ सा राजा है, ये भी कह सकते हैं। और क्या बोलते हैं, तो 25 साल बाद जब भनक लगती है तो इसके वाले घर को तोड़वा देता है। कौन से वाले को? जो कैलिकट में है। और 1501 में जो है इसकी, आप समझ लिया, आप जिस नाम से आते हैं कि सेकंड फैक्ट्री जो कोचिन में खुली थी, फर्स्ट कैलिकट में खुली थी, सेकंड कोचिन में खुली थी, तो ऐसे ही समझ लीजिए घर टाइप का। ठीक है। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो अभी जाके सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर कर दें प्लीज़, बिकॉज इट फर्दर मोटिवेट्स मी टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज़ फॉर यू गाइज। तो ओवरऑल हमने देखा कि जो पहली यूरोपियन कंट्री थी वो पुर्तगाल थी। उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई और 1605 में अपनी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पर बनाई? मसूलीपट्टनम, जो कि अभी आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पर। और उसके बाद हमारी कहानी के नायक आते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि आई थी 1608 में। ठीक है। और इस समय इंडिया पे रूल हुआ करता था शाहजहाँ के बेटे औरंगजेब का। और इन्होंने अपनी पहली कंपनी स्टैब्लिश की थी मसूलीपट्टनम में 1611 में, और दूसरी की थी सूरत पे 1613 में। और इसके जस्ट बाद 1668 में फ्रेंच कंपनी इंडिया पे आई और अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी फर्स्ट सूरत पे, और उसके बाद फिर देन मसूलीपट्टनम पे। देन लेटर ऑन 1673 पे ये चंदन नगर पे गवर्नर जो होते हैं बंगाल के इब्राहिम खान, उनसे एक पीस ऑफ लैंड खरीदते हैं और वहाँ पे अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं। और 1678 तक आते आते इनका परमानेंट सेटलमेंट हो जाता है। एंड विद द पेस ऑफ टाइम ये इंडिया पे डिफरेंट प्लेसेस पे अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं। लेकिन हमने देखा कि डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज आती है, तो इनके बीच में जो है एक राइवलरी, एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है। ठीक है। एक दूसरे के दुश्मन रहते हैं, क्योंकि ट्रेड की मोनोपोली के चलते ये लोग नहीं चाहते कि दूसरी जो यूरोपियन कंट्रीज है यहाँ पे से ट्रेड करे और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाए। सो ये हमने देख ली सीरीज़ की कैसे कैसे यूरोपियन कंट्रीज़ कौन कौन से ईयर पे यहाँ पे आए। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं गवर्नर्स ऑफ बंगाल, ब्रिटिश गवर्नर्स जो भी आए थे यहाँ पे। तो सबसे पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। दिन था 21 जून 1757 1757। काफ़ी बारिश हो रही थी, आधी तूफान में रॉबर्ट क्लाइव यहाँ इंडिया पहुँचे और अपने साथ करीब 2 से 3 हज़ार लोगों को यहाँ पे एज ए सोल्जर सिपॉइज लेके आए थे। ही सर्व्ड एज अ गवर्नर ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी।
and he was succeeded by the Governor Warren Hastings in the year 1772 यानी कि 1772। और फिर अगले ही साल 1773 में इनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, और जो बाकी की प्रेसिडेंसीज थी मद्रास, बॉम्बे को इनके अंडर सुपरविजन में डाल दिया। ही देन सुपरसीडेड ऑल अदर 2 प्रेसिडेंसीज, एंड ये जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे 1785 तक। फिर इनको जो है इम्पीचमेंट के थ्रू इनको हटा दिया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, क्योंकि इनके ऊपर जो है करप्शन के चार्जेस लग गए थे। एंड देन फाइनली ही रिटर्न टू इंग्लैंड। गाइज यहाँ पे नोटेबल बात ये है कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बिकम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन 1773। एक ही साल में एज अ गवर्नर सर्व किया था 1772 से 1773 पे। उसके बाद फिर इन्हें गवर्नर जनरल बना दिया बंगाल का। He also ended the dual system of administration which was initiated by Robert Clive. Supreme Court was also established in Bengal during his era. He also played a major role in founding Asiatic Society of Bengal. और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो 3 एंग्लो मराठा वॉर्स लड़े गए थे, उसमें से जो पहला एंग्लो मराठा वॉर था वो इन्हीं के टेन्योर पे लड़ा गया था। He also translated Bhagavad Gita into English. Finally, Lord Cornwallis succeeded him in the year 1785, and then he served as a Governor General of Bengal till the year 1793. He is then credited with the establishment of Sanskrit College and the permanent settlement. He is also considered as father of civil services in India. And finally, Lord Cornwallis was succeeded by Sir John Soar, and he served as a Governor General of Bengal from the year 1793 till 1798. He was then succeeded by Lord Wellesley, who served as a Governor General of Bengal Presidency from the year 1798 to 1805. Major works during his era are Introduction of Subsidiary Alliance System, Fourth Anglo-Mysore War and Treaty of Bassein, Second Anglo-Maratha War, Establishment of Madras Presidency, Establishment of Fort William College at Calcutta. Lord Wellesley was succeeded by George Barlow. Sir George Barlow served as Governor General of Bengal from 1805 to 1807, just for the period of 2 years. Sir George Barlow was then succeeded by Lord Minto I, who introduced the Charter Act of 1813, and he served as a Governor General of Bengal from 1807 to 1813, just for the period of 7 years. In year 1809, Lord Minto I concluded the Treaty of Amritsar with Maharaja Ranjit Singh. Lord Minto I was then succeeded by Lord Hastings or Lord Moira, or you can also say Earl of Moira. He served for the long tenure of 10 years from the year 1813 to 1823. His tenure is known for the policy of intervention of war. Gorkha War and Third Anglo-Maratha War was occurred during his tenure. He also abolished the Censorship Act. During his tenure only, Rayatwari system was introduced by Thomas Munro in Madras Presidency. Rayatwari system was also introduced in Bombay during his tenure. Mahalwadi system in northwest provinces and Bombay was introduced during his tenure only. And then he was succeeded by Lord Amherst, and he served for the tenure of 5 years for the Bengal Presidency as a Governor General of Bengal from the year 1823 till 1828. In the year 1824, Anglo-Burmese War was fought, which was resulted from the annexation of Assam. And in the same year, mutiny of Barakpur took place. It is controversial to say that he was the last Governor General of Bengal, but in fact, Lord William Bentinck is considered to be the last Governor General and the first Governor General of India. Lord William Bentinck is considered as the last Governor General of Bengal and the first Governor General of India. Here is a transition phase. You can note this point, guys. So I hope this ample of information is enough for you guys, and the series of Governor General of India will be covered in next video. So if you gain some knowledge from my side, so give a big like, do comment, and please share and subscribe the channel, and it will really motivate me to make more and more content for you guys.
So keep sharing and subscribe the channel, guys. Thanks for watching.